नमस्ते। बीएससी पार्ट फर्स्ट में सेल बायोलॉजी का जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिफरेंट मॉडल, उसके बारे में आज स्टडी करते हैं। डिफरेंट मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। फर्स्ट मेम्ब्रेन मॉडल जो कि रॉबर्टसन नामक साइंटिस्ट द्वारा दिया गया था। रॉबर्टसन ने इकाई झिल्ली मॉडल बताया, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल बताया। उसके अनुसार कोशिका में पाई जाने वाली समस्त झिल्लियों की रचना ट्राइलेमिलर प्रकार की होती है, यानी त्रिस्तरीय होती है। इन झिल्लियों में बाहरी तथा भीतरी स्तर 20 एंगस्ट्रॉम प्रोटीन का बना होता है, जबकि मध्य लिपिड का द्विआण्विक स्तर 35 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है। इस थ्योरी के अनुसार कोशिका में पाए जाने वाले समस्त अंगकों, जितने भी अंगक हैं, सेल ऑर्गेनल्स हैं, उनकी झिल्ली की संरचना त्रिस्तरीय होती है, ट्राइलेमिलर प्रकार की होती है। अर्थात 2 बाहरी स्तर प्रोटीन के होते हैं और एक जो अंदर की ओर लिपिड लीफ लेयर होती है। इस प्रकार से बाहर की ओर और अंदर की ओर एक परत पाई जाती है। ये जो है वो लिपिड बाइलेयर होती है बीच में, जिसमें लिपिड फोस्फोलिपिड पाए जाते हैं, और बाहर की ओर प्रोटीन और अंदर की ओर प्रोटीन पाई जाती है। ये मॉडल है वो बताया था रॉबर्टसन ने, और इस मॉडल का नाम है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट मॉडल है जो कि पढ़ा जाता है और आज का सर्वमान्य मॉडल है, वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि सिंगर और निकोलसन ने दिया था। सिंगर और निकोलसन के अनुसार 1972 में दिया था कि जो लिपिड है वो लिक्विड प्रकार की होती है, और लिपिड एक असतत बाइलेयर पाया जाता है जिसमें बीच बीच में प्रोटीन के अणु धसे रहते हैं। यानी लिपिड एक प्रकार का समुद्र है जिसके अंदर जैसे नाव तैरती रहती हैं, फ्लैट फ्लोट होती रहती हैं, उस प्रकार से प्रोटीन यहाँ इसमें फ्लोट होती रहती हैं। प्रोटीन जो होती हैं इसमें 2 प्रकार की होती हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन, बाह्य प्रोटीन और समाकलन प्रोटीन। समाकलन प्रोटीन है वो सिस और ट्रांस कहलाती है। सिस का मतलब है जब प्रोटीन है वो लिपिड के केवल आधे भाग में उपस्थिति होती है, और ट्रांस का मतलब है जब प्रोटीन आर पार स्थित होती है। जब आंतरिक प्रोटीन है लिपिड स्तर के आर पार उपस्थित होती है तो लिपिड में धसा हुआ भाग जो है वो उसको हम डोमेन कहते हैं, वो कहलाता है हमारा ट्रांस प्रोटीन। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक आपकी मेम्ब्रेन है, तो यदि कोई प्रोटीन आधे भाग में धसी हुई है तब तो वो कहलाती है सिस प्रोटीन, ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है। लेकिन कोई प्रोटीन पूरे पार्ट में इस प्रकार से व्यवस्थित होती है, ये कहलाती है ट्रांस प्रोटीन, इसको हम ट्रांस नाम देते हैं। और ये वाला भाग जो आधे में होती है इसको हम सिस प्रोटीन कहते हैं। डोमेन की संख्या के आधार पर ट्रांस प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं। मोनोटॉपिक, एक ही प्रोटीन डोमेन में उपस्थित हो, यानी इस प्रकार से एक ही प्रोटीन का पार्ट पाया जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जैसा कि इसमें दिखा रखा है ये वाला पार्ट। यदि 2 पार्ट हो तो इसको हम बाइटोपिक कहते हैं। यदि 3 या 3 से अधिक हो तो ये ट्राइटोपिक, और उसके बाद में मल्टी टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टाटोपिक डोमेन ट्रांस प्रोटीन के रूप में देखे जाते हैं। लिपिड तथा आंतरिक प्रोटीन के अणु एम्फीपैथिक प्रकार के होते हैं क्योंकि इनमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक समूह उपस्थित होते हैं। हाइड्रोफोबिक सिरे लिपिड के अंदर, जबकि हाइड्रोफिलिक सिरे लिपिड के बाहर की तरफ निर्देशित रहते हैं। जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, तरल मोज़ेक मॉडल है, तरल भाग लिपिड के द्वारा तथा मोज़ेक भाग आंतरिक प्रोटीन के द्वारा निरूपित होता है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसके अंदर लिपिड बाइलेयर है, ये वाली ये लिपिड बाइलेयर है जिसके अंदर हाइड्रोफिलिक बाहर की तरफ, हाइड्रोफोबिक अंदर की तरफ। इसके अंदर ये सिस इंटीग्रल प्रोटीन है, ये बाहर ये रही, ये भी सिस है, और ये ट्रांस इंटीग्रल प्रोटीन है, ये वाली। ये जो 2 हैं जो कि पूरी की पूरी लंबाई में धसी रहती हैं, राइट। और ये जो बाहर की तरफ प्रोटीन होती हैं, आंतरिक प्रोटीन है, इनको हम पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। दे आर नोन एज पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ओके, तो ये प्रोटीन के बारे में है। तो प्लाज्मा झिल्ली जो है उसके अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे
इसकी गत्यात्मक प्रकृति होती है, तरल प्रकार की पाई जाती है। ये दो बातों पर निर्भर करती है इसकी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरलता निम्न दो बातों पर निर्भर करती है। लिपिड की असंतृप्तता, अनसैचुरेशन ऑफ लिपिड। अधिकांश जैविक झिल्लियों में उपस्थित लिपिड के अणु असंतृप्त होते हैं, इसके कारण ये तरल अवस्था में पाए जाते हैं, इसलिए इनका गलनांक क्या होता है, कार्यकीय तापमान से कम होता है और जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा कम होता है। लिपिड, चूँकि लिपिड जो है वो फैट होता है, तरल होता है, और उसकी जो झिल्लियाँ हैं उनमें जो लिपिड बाइलेयर है उसमें यदि अनसैचुरेशन ज़्यादा होगा, फैटी एसिड की चेन अनसैचुरेटेड होंगी। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है यहाँ पे कि जो लिपिड का अणु है उसके अंदर ये दो चेन दिखती हैं, ये वाली, ये दो चेन हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाएं हैं, जिसमें 15 से लेकर के 18 तक हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन की श्रृंखलाएं हो सकती हैं। यदि इसमें अनसैचुरेशन है यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये बेसिकली जो है क्या कहलाएगा, ये अनसैचुरेशन होगा, राइट। तो अनसैचुरेशन होने के कारण ही लिपिड है वो लिक्विड अवस्था में होता है। एक दूसरा कारण होता है कोलेस्ट्रॉल इंटरफेरेंस। कोलेस्ट्रॉल के अणु क्रिस्टलीय जेल प्रतिरूप के निर्माण में बाधा डालते हैं। कोलेस्ट्रॉल के अणु जो लिपिड की बाइलेयर होती है उसमें धंसे रहते हैं, इसी में, ये जैसे फोस्फोलिपिड है, राइट, और इस फोस्फोलिपिड के बीच में यहाँ पे आपका कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल होता है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल होता है इस प्रकार से। तो ये कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल इन दोनों लिपिड के इनको जमने से बचाता है, नंबर 1। नंबर 2, इनका जो फ्री मूवमेंट है उसको भी बढ़ाता है, ये दोनों का आपस में बॉन्ड नहीं होता, और इसके कारण लिपिड की मेम्ब्रेन है वो सर्दियों में जमती भी नहीं है और साथ ही ज़्यादा मात्रा में लिक्विड भी नहीं होती है। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल है वो जेल के निर्माण में बाधा डालते हैं और इस कारण कोलेस्ट्रॉल युक्त झिल्लियाँ सर्दियों में भी नहीं जमती हैं। प्लाज्मा झिल्ली की गत्यात्मक नेचर, जिसको कहते हैं डायनेमिक नेचर, है वो इसी कारण से होती है। लिपिड तथा प्रोटीन अणु में निम्न प्रकार की गति पाई जाती है। ये जो लिपिड के जो फोस्फोलिपिड की लेयर है उसमें गति होती है, आपस में वो मूवमेंट करते हैं। कौन कौन सी गति है? पहला है लेटरल डिफ्यूजन। लिपिड के अणु पेंडुलम की तरह गति करते हैं और वो पार्श्वी साइड में घूमते रहते हैं, गति करते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये लिपिड का फोस्फोलिपिड के ये अणु है, बाइलेयर है ये लिपिड की, तो लेटरल डिफ्यूजन का मतलब है ये इस साइड में चला गया, ये वाला इधर आ गया, राइट, ये इधर आ गया और ये वाला इधर चला गया, लेटरली डिफ्यूज होते हैं। दूसरा होता है फ्लिप फ्लोप। फ्लिप फ्लोप का मतलब होता है ये ऊपर वाला नीचे आ गया और नीचे वाला है वो ऊपर चला गया, यानी नीचे की लीफलेट का लिपिड मॉलिक्यूल जिसको फोस्फोलिपिड कहते हैं वो ऊपर की तरफ चला जाता है और ऊपर वाला जो है वो नीचे आ जाता है, ये कहलाता है फ्लिप फ्लोप। एक होता है रोटेशन, ये अपनी ही धुरी पे घूमते रहते हैं, ये ऐसा जो विसरण है वो रोटेशनल मूवमेंट कहलाता है। तो देखिए लेटरल डिफ्यूजन, लिपिड के अणु पेंडुलम की तरह गति करते हैं। फ्लिप फ्लोप मूवमेंट, इस प्रकार की गति में ऊपरी स्तर में उपस्थित लिपिड के अणु नीचे वाले स्तर में आ जाते हैं, यद्यपि इस प्रकार की गतियों की संभावना बहुत कम होती है। रोटेशनल मूवमेंट, लिपिड के अणु धुरी पर वामावर्त या दक्षिणावर्त घूमते रहते हैं। तो ये इस प्रकार से घूमते रहते हैं, ये जो है ये पेंडुलम की तरह घूम रहे हैं और ये फ्लिप फ्लॉप है, ये नीचे फिर ये ऊपर, और ये अपनी धुरी पे घूमना जो है वो इस प्रकार रोटेशन बनाते हैं। तो ये रोटेशनल मूवमेंट है। इन मूवमेंट के कारण है वो ये जो लिपिड जो है गत्यात्मक होती है, डायनेमिक नेचर की होती है। मूवमेंट ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स में भी मूवमेंट होता है। जैसे लेटरल डिफ्यूजन लिपिड के अणु के समान होती है, जब पदार्थों का झिल्ली द्वारा विनिमय हो रहा होता है। रोटेशन भी होता है झिल्ली की सतह के लंबवत अक्ष पर, और झिल्ली की सतह के अक्ष पर ही घूर्णन प्रोटीन के अणु का भी होता रहता है। नेक्स्ट आता है सेल कोट। कोशिका आवरण क्या है? एनिमल सेल में सेल कोट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की ओर पाई जाने वाली एक संरचना है जिसे ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। इसका नाम ग्लाइकोकैलिक्स होता है।
ये एनिमल सेल के बाहर पॉलीसेकेराइड होता है, इसको हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड। दिस इज नोन एज पॉलीसेकेराइड, जो कि एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है। मेमल्स या आरबीसी या अन्य सेल की जो सरफेस है उसके ऊपर उपस्थित होता है। तो ये क्या होता है, एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है, और ये ग्लाइकोप्रोटीन है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, जिसके कारण जो आरबीसी है या जो अन्य सेल हैं उन अन्य सेल की सतह के ऊपर सोडियम और कैल्शियम आयन है वो जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज होता है सिएलिक एसिड, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन के ऊपर पाया जाता है। तो जैसे ये कोशिका है, उस कोशिका के ऊपर बाहर की तरफ ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में एक फज्जी कोट आवरण बना लेते हैं ये, और इसे हम फज्जी कोट भी कहते हैं, FUZZY फज्जी कोट। तो ये ही ग्लाइकोकैलिक्स कहलाता है, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स के क्या क्या कार्य हैं, ये स्टेबिलिटी प्रदान करता है, सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है। इंटेस्टिनल सेल की मेम्ब्रेन पर म्यूकोपॉलीसेकेराइड का आवरण पाया जाता है, जो कोशिका की यांत्रिक एवं रासायनिक आघात से सुरक्षा करता है। मेंटेनेंस ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट, ये ग्लाइकोकैलिक्स के कारण सेल सरफेस पे स्थिर विद्युतीय आवेश बना रहता है। फिल्ट्रेशन का कार्य भी करता है। किडनी की ग्लोमेरुलस में उपस्थित सेल की मेम्ब्रेन पर उपस्थित ग्लाइकोकैलिक्स छलनी का कार्य करता है। तो कई काम है, छलनी का कार्य करता है। एंजाइम्स, माइक्रोविलाई की ग्लाइकोकैलिक्स में कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम होते हैं। फिर है एंटीजेनिसिटी, ग्लाइकोकैलिक्स विभिन्न प्रकार के एंटीजन की तरह कार्य करते हैं, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में सहायक है। यानी ये एक प्रकार का एंटीजन भी प्रोवाइड करता है। मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन या सेलुलर रिकॉग्निशन, सेल कोट में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड में अणुओं की आणविक पहचान स्थल पाए जाते हैं, जो अपने समान कोशिकाओं की पहचान करने में सहायक है। इन अणुओं के कारण इस प्रकार की सेल आपस में मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा ब्लड ग्रुप है, उस ब्लड ग्रुप का कारण भी ग्लाइकोकैलिक्स ही है, जो कि आरबीसी की सतह के ऊपर पाए जाने वाले विभिन्न कार्बोहाइड्रेट मोइटीज हैं, अर्थात म्यूकोपॉलीसेकेराइड होते हैं। और उसी के कारण हमारा ब्लड ग्रुप ए बी या ओ प्रकार का होता है, पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है, क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट मोइटीज के कारण वो एंटीजन का कार्य करते हैं। तो वो ए एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप, दोनों एंटीजन है तो ए बी ब्लड ग्रुप, और कोई भी एंटीजन नहीं है, को किसी प्रकार का मोइटीज नहीं है, विशिष्ट प्रकार का कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल नहीं होता आरबीसी की सतह पे, तो वो ब्लड ग्रुप होता है ओ। तो इस प्रकार से एंटीजेनिसिटी प्रोवाइड करते हैं, और मोलिकुलर रिकॉग्निशन या सेलुलर रिकॉग्निशन का कार्य भी ये हमारा ग्लाइकोकैलिक्स द्वारा होता है। तो ये था हमारा ग्लाइको